हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विपिन। आज से मैं अपने एक यूट्यूब चैनल की नई शुरुआत करने जा रहा हूं और कोशिश मेरी यह रहेगी कि आपको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से वेल डिफाइंड इन डेप्थ एनालिसिस जो भी चीज़ें यहाँ कवर कराई जाएं वो उसके अलावा आपको कहीं पेड ग्रुप या पेड बैच लेने की कोई भी आवश्यकता ना पड़े। ओके। सो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्लास 11th एंड 12th कंप्लीट फिजिक्स फॉर जेई नीट एंड सीबीएसई। टारगेट ये है कि जेई नीट एंड सीबीएसई रिलेटेड 11th और 12th के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सिस्टमेटिक तरीके से जितने भी चैप्टर्स हैं, वो प्रॉपर एक डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड न्यूमेरिकल के साथ आपको एक होल कवरेज दिया जाए। ठीक है, तो कोशिश ये है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आएंगी, तो आप लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। आज मैं आपको क्लास 11th का सिलेबस डिकोड करूंगा और उसके साथ ही 11th का फर्स्ट चैप्टर है, उसको थोड़ा बहुत हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो क्लास 11th में जो हमें मेनली टॉपिक्स कवर करने हैं, वो टॉपिक आप लोगों के सामने जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और देखिए, फर्स्ट वन इज फिजिकल वर्ल्ड, सेकंड वन इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, थर्ड वन इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, fourth one is a motion in a plane, fifth laws of motion, work, energy and power, system of particle and rotational motion, gravitation, mechanical properties of solids, mechanical properties of fluids, thermodynamics, kinetic energy, oscillations and waves. These chapters we have to cover in class 11. ओके। इसी के पैरेलल में इसी के पैरेलल में क्लास 12th का भी वीडियो इसके साथ साथ रेगुलर बेसिस में अपलोड किए जाते रहेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें एससी वर्मा, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बोर्ड एज वेल एज जेई नीट, आपको इस क्लासेस के थ्रू सारा होल कवरेज यहाँ से मिल सके। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट अपनी तरफ से मैं बना करके भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को, वो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। ठीक है बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं? फिजिक्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो साइंस है, साइंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट? सो इन फिजिक्स वी विल डिस्कस अबाउट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक विच वी कैन टच, यानी कि हम फिजिक्स में उन सभी क्वांटिटीज को पढ़ेंगे जिन्हें हम अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी क्वांटिटीज होंगी, उन्हें हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो चूंकि हमें क्या पढ़ना है? फिजिक्स, तो फिजिक्स से रिलेटेड हमें पढ़नी होंगी फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला जो आपका बेसिक है, बेसिक चैप्टर जिसे हम कहेंगे, वो है आपका यूनिट 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? देखिए, जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग में हम देख पा रहे हैं, वो सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, जिन्हें हम देख पाते हैं, मेजर कर पाते हैं। ठीक है ना, और जो मेजरेबल होती हैं वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी, तो दोज क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर, यानी कि जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटीज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब जब फिजिकल क्वांटिटीज की बात होगी, तो फिजिकल क्वांटिटीज के साथ साथ फिर बात होगी, भाई अगर आपने फिजिकल क्वांटिटीज बता दी, तो इसके साथ साथ आप हमें यह भी बताइए कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होंगी, देखिए उसमें नॉन लग गया, इसका मतलब क्या होगा कि दोस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच वी कैन नॉट मेजर, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, अब सपोज दैट, मान के चलिए, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं नॉन फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे इमोशंस हुए। ठीक है ना भाई, इमोशंस क्या है? एक फीलिंग्स है जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ऑनेस्टी हुई, तो ये सभी क्या है? फीलिंग्स है। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने लिखा भी हुआ है स्लाइड्स के थ्रू, और आप जैसा कि देख भी पा रहे होंगे, और मैं आपको एक बार भी देता हूं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है बेटा? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब देखिए जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जिनमें जो भी फिजिकल लॉस
ठीक है ना, लाइक एस जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो भी लॉस होते हैं वो लॉस फिजिकल क्वांटिटीज के थ्रू क्या किए जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो हमें समझना है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस विच कैन बी यूज टू एक्सप्रेस द लॉस ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के जो भी लॉस बनाए गए हैं, ठीक है ना, वो उन लॉस को फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में हमें एक्सप्रेस करना होता है। अगर फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है तो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होंगी। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी, द फिजिकल या द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ अगर लेंथ, ठीक है ना, जैसे सपोज दैट मैंने बात की, ये क्या है आपकी एक डिस्टेंस, ठीक है ना, ये सपोज दैट पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर कोई व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर जाता है, ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में उसने क्या कवर किया भाई, उसने लेंथ कवर की, ठीक है ना। तो जो लेंथ कवर की, ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ कवर की, ठीक है ना, कितनी लेंथ कवर की होगी, तो ये क्या होगी, मिजरेबल होगी, ठीक है ना, यानी कि इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो जो मिजरेबल है मैग्नीट्यूड है, इसलिए जो लेंथ है, ठीक है ना, लेंथ क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। क्यों होगी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसे हम मेजर कर सकते हैं, इसे न्यूमेरिकल वैल्यूज में हम मेजर कर सकते हैं। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ आया हो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, एंड जिसे हम लॉस ऑफ फिजिक्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, अब आपको बेटा जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं, ठीक है, तो उन्हें मेजर करते हैं। अब मेजर करते हैं तो किसमें मेजर करते हैं, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा था, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा था, कितना जा रहा था, तो मैंने बोल दिया सपोज दैट वो जा रहा था 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 उसको क्या इंडिकेट करेगी, 5 उसे बताएगी कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यूज को बताएगी, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है ना, जो मेजरेबल वैल्यू होगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है ना, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि ये क्या है, मेजरेबल है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, मैग्नीट्यूड कह देते हैं। अच्छा, अब जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड जो भी मैग्नीट्यूड है उसे किस में मेजर कर रहा है, अगर ये लेंथ की बात हम कर रहे हैं तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, तो ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद में जो यूनिट लगती हैं, ठीक है ना, उन यूनिट्स के थ्रू उसे क्या करते हैं हम, उस पर्टिकुलर यूनिट में उसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज समझ आई होंगी। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती है, अगर इन्हें पूरी तरीके से हमें स्पेसिफाई करना है तो उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट होती है। भाई मैग्नीट्यूड होगा तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट जरूर होगी। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो केवल आपको क्या बताएगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा, लेकिन उस न्यूमेरिकल वैल्यू को आपको किस में मेजर करना है, ठीक है ना। तो उसको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, ठीक है ना, उसे हम यूनिट कहते हैं। तो अगर किसी वैल्यू को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो मेजर करने के साथ साथ उसकी क्या भी आएगी, उसकी यूनिट आएगी, ठीक है। तो एक तो क्वांटिटी क्या होगी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट होगा, और दूसरे टाइप की फिजिकल क्वांटिटी ये भी होंगी कि उनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, यानी कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड यूनिट तो होगा ही होगा, उसके साथ कुछ क्वांटिटी डायरेक्शन को बताएंगे, कुछ क्वांटिटी डायरेक्शन को नहीं बताएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक फिजिकल क्वांटिटी अच्छे से समझ आई हो, ठीक है। चलेंगे हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई देखो मेनली जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी, उसी के इर्द गिर्द सारा फिजिक्स टिका हुआ है, बट हमें नॉन फिजिकल क्वांटिटी भी जान लेनी चाहिए। तो नॉन का मतलब क्या आ जाएगा, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, यानी कि द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी, the quantities which cannot be measured by an instrument called non-physical quantity, like as emotions, honesty and, ठीक है ना। तो these types of quantity called non-physical quantities। I hope आपको physical quantity और non-physical quantity में differentiate क्रिएट करना आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए, चूंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें जो मेन फोकस करना है वो किस पे करना है, भाई फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत
फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। तो हमें देखना होगा कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब जो फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन है वो हम दो तरीके से करते हैं। एक तो हम करते हैं ऑन द बेस ऑफ डिपेंडेंसी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो किसी पर डिपेंड करती हैं। तो इस तरीके से उनका एक क्लासिफिकेशन निकल के आया, क्या, ऑन द बेस ऑफ डिपेंडेंसी, यानी डिपेंडेंसी के बेस पर उन्हें डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। वहीं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जब फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कुछ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, केवल उनमें मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है उनमें क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो इस तरह से हम इसे जो इसका क्लासिफिकेशन करेंगे वो किस बेस पर करेंगे, डायरेक्शन के बेस पर। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑन द बेस ऑफ डिपेंडेंसी एंड ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन। अब ऑन द बेस ऑफ डिपेंडेंसी फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। वहीं अगर हम बात करें ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन, तो ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। तो देखिए, अब ऑन द बेस ऑफ डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें, तो पहला मैंने बताया आपको फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा बताया मैंने आपको ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा क्या होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड न करें, यानी कि सेल्फ हो, ठीक है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो, सेल्फ हो। इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी को हम क्या भी कहते हैं, इन्हें बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, एब्सोल्यूट क्वांटिटी भी कहते हैं। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेके बात करूं, कि मैं आपके प्रिपरेशन बात करूं, जैसे जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या है भाई, आप अपने पेरेंट्स के लिए डिराइव्ड है, लेकिन आपके लिए जो आपके पेरेंट्स होंगे वो क्या होंगे, फंडामेंटल। क्योंकि आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहे हो, लेकिन आपके पेरेंट्स डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है ना। इस तरीके से वो क्या होंगे, फंडामेंटल होंगे, ठीक है ना। लेकिन आप क्या हो, उन पर डिपेंडेंट हो, तो आप उनके लिए क्या कहे जाओगे, ड्राइव, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें समझ आया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑन द बेस ऑफ डिपेंडेंसी एंड ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेस ऑफ डिपेंडेंसी फंडामेंटल, डिराइव्ड, ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। तो मैंने बताया फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, जो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड न करें। वहीं डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करें तो जो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन। तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज बेटा क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज दोस क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की नहीं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, लाइक एज डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा। अभी प्रॉपर वे में नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखी हुई है, मैं यहाँ पे केवल आपको समझाना चाहता हूँ। फिर वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें, तो जो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर आप समझ सकते हो, जो वेक्टर होते हैं उसे हम एरो के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है, ये होता है वेक्टर। तो ये जो एरो होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी वो क्या होंगी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिसमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आई होगी। और एरो के द्वारा उन वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, गॉट इट। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि फंडामेंटल और बेस और एब्सोल्यूट क्वांटिटी, वहां मैंने आपको डिफाइन किया। यहाँ पे देखिए प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने स्लाइड्स में उसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी कहते हैं, और उन्हीं को क्या कहते हैं बेटा, हम एब्सोल्यूट क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। समझ पा रहे होगे, ठीक है। क्यों क्यों बेस, क्यों एब्सोल्यूट कहते हैं, क्योंकि ये सेल्फ होती हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, ये बेस होती है। ये क्या करती हैं कि फाउंडेशन क्लियर करती हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, तो कोई बिल्डिंग की जो बिल्डिंग का जो फाउंडेशन जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक वो बिल्डिंग अच्छे से लंबे समय तक टिकी नहीं रहेगी। आपसे भी बोला जाता है कि अपने बेस क्लियर कीजिए, अपना फाउंडेशन क्लियर कीजिए, यानी कि आपको सबसे पहले अपना फंडामेंटल बनाना होता है, जिससे आप जो भी आपकी स्टडी है उसे ड्राइव फॉर्म में अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। चलिए, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जैसा कि मैं बता भी चुका हूं, द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी is called fundamental quantity. Okay, all other quantities may be expressed in terms of fundamental quantity, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा और जो भी क्वांटिटीज होंगी उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है।
मेनली जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, इनके अलावा जो भी क्वांटिटीज होंगी उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज बेटा होती हैं वो मेनली 7 होती हैं। तो वो 7 कौन कौन सी होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज मेनली 7 होती हैं, ये बेस होती हैं। ठीक है ना, इनके अलावा अगर कोई भी अदर क्वांटिटीज आएगी तो उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर केवल ये 7 आ रही है तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे। कभी कभी आपको एमसीक्यू में अगर देखने को मिल जाए कि इन 7 क्वांटिटीज में से अगर कोई क्वांटिटी आ रही है तो आप वहां पे टिक करेंगे क्या? फंडामेंटल। वहीं अगर केवल इन 7 के अलावा अगर आ रही है, ठीक है, तो आप वहां पे करेंगे ड्राइव क्वांटिटीज या फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आएगी। ये मेन 7 आपको याद रखनी है। कौन कौन सी होती है? तो फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकेंड वन इज मास, थर्ड वन इज टाइम, फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट, fifth is temperature, sixth is amount of substance and seventh is luminous intensity। आई होप आपको याद होगी होंगी। 2 से 3 बार आप क्या कर लेंगे, इसे बार बार रिकॉल कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। बार बार रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगी। यानी कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, इनके अलावा अगर किसी भी अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात की जाएगी तो वो सभी डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। ठीक है, चलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें मैंने बात की है बेटा किसकी? डिराइव्ड क्वांटिटीज की। तो मैं आपको फंडामेंटल क्वांटिटी बता चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ किसके संबंध में? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो देखिए डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होंगी, मैं जैसे बता भी चुका हूं। द क्वांटिटी विच डिपेंड्स, ये याद रखना है, अपॉन द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि मेनली ये क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है? इनडायरेक्टली फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। तो द क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। ठीक है, अब मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, देखो बेटा मैंने यहाँ पे लिया एग्जांपल क्या? स्पीड। ठीक है, अगर स्पीड लिया तो जैसा कि आपने फंडामेंटल क्वांटिटी में देखे थे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या आ रही थी आपकी? डिस्टेंस आ रही थी। यानी कि डिस्टेंस का मतलब क्या आ रहा था? लेंथ आ रही थी, आ रही थी। तो लेंथ क्या होगी? डिस्टेंस ही होती है। तो ये क्या, कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम क्या है? टाइम भी आपने देखा था पीछे, फंडामेंटल क्वांटिटी थी। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए यहाँ पे आप देख रहे थे लेंथ हुआ, टाइम हुआ, तो ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो स्पीड वो इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है, और लेंथ और अपॉन में क्या आ रहा है? टाइम। तो ये दोनों कैसी क्वांटिटीज है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या हुआ ना? ड्राइव क्वांटिटी। तो स्पीड किस किस पर डिपेंड कर रही है? 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, एक आपकी लेंथ पर और दूसरी किस पर? टाइम पर। तो इसलिए ये क्या होगी? आपकी ड्राइव क्वांटिटीज होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, वहीं सेकंड एग्जांपल की बात करें, सेकंड एग्जांपल फोर्स। तो फोर्स किस किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? ये कर रहा है एक तो मास पर कर रहा है और एक्सेलरेशन पर। ठीक है ना, तो ये 2 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये ड्राइव क्वांटिटी होगा। ठीक है, चलिए अभी हमने देख लिया क्या मेनली हमें देखना था? क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। लेकिन इनके अलावा 2 क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो उन्हें भी आपको याद रखना है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 क्वांटिटी होती है, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो देखिए बिसाइड द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर आल्सो डिफाइंड। यानी कि 7 तो हो गई आपकी क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी, उनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और इनके अलावा जो भी आएंगी वो आपकी क्या होंगी? ड्राइव क्वांटिटी। समझ रहे हो? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज याद रहेंगी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसके अलावा आपकी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। किसके अलावा? फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा। वो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बेटा क्या होंगी? एक होगी प्लेन एंगल और दूसरी होती है आपकी सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो सभी क्या होंगी? ड्राइव क्वांटिटी। वो ड्राइव क्वांटिटी क्यों होंगी? क्योंकि वो किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही होंगी। अगर वो डिपेंड नहीं करेंगी, ठीक है ना, यानी कि मेन उन 7 में से होंगी तो वो फंडामेंटल हो जाएंगी। ठीक है, या इन 2 में से अगर होंगी तो सप्लीमेंट्री हो जाएंगी।
ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, इसके साथ साथ हमें एक चीज और याद रखनी है, वो क्या है, जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की यूनिट तो होती है, क्या होती है, यूनिट होती है, बट डायमेंशन नहीं होती है। तो वो क्यों नहीं होती है, वो हम आगे देखेंगे। अभी केवल आपको इतना याद रखना सप्लीमेंट्री क्वांटिटी से रिलेटेड, के सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की यूनिट तो होती है बट डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, चलेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए, अब जैसा कि मैं क्लासिफिकेशन आपको बता रहा था कि ऑन द बेस ऑफ डिपेंडेंसी, तो ऑन द बेस ऑफ डिपेंडेंसी मैं आपको क्लासिफाइड कर चुका हूं, बता चुका हूं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे किसकी, ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन। तो ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, मैंने आपको वहां भी एक्सप्लेन किया था, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी। अगर एग्जांपल की बेटा हम बात करें, तो एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम एक्सेट्रा। यानी कि दीज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर और विजिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर ली हमने स्केलर क्वांटिटी की ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। अब वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसमें डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है ना, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। एंड जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी फॉलो करती है वेक्टर एलजेब्रा को, वेक्टर एलजेब्रा लॉ को फॉलो करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। दो चीज याद रखनी है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है, तथा ये वेक्टर एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करती हैं। कैसे करती हैं वो हम आगे देखें। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो देखो, एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं किसके थ्रू, तो वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय एरो, वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय एरो। ठीक है, जो एरो होता है वो आपको क्या बताता है, एरो के थ्रू हमें डायरेक्शन पता चलती है। यानी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी पर आपको एरो लगा मिल जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से, तो आप पहचान पाएंगे कि ये क्या है आपकी, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कहीं भी आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें अगर आपने इस पे एरो नहीं लगाया तो आपका आंसर गलत हो। ठीक है, तो इस तरीके की चीज याद रखनी है, वेक्टर क्वांटिटीज होंगी जिन्हें किसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे, एरो के थ्रू। देखिए, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, डी। तो डी के ऊपर अगर हमने एरो लगा दिया तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और अगर केवल ऐसे छोड़ दिया तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना, वहीं अगर मैं फोर्स की बात करूं, तो फोर्स पे मैंने लिखा दिखा दिया आपको। वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, तो वेलोसिटी वी वेक्टर। तो इस तरीके से इन क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलेंगे हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि भाई मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड होता क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उस फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो जैसे मैग्नीट्यूड होने के लिए क्या होनी चाहिए, मैंने बताया था, अगर मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड की अगर हमें बात करनी है, तो मैंने दो चीज बताई थी, बताया था आपको। जैसे कि मैंने लिखा था, जब मैं बता रहा था कि भाई ये क्या है, डिस्टेंस है 5 मीटर। तो 5 क्या है, कोई भी मैग्नीट्यूड कब कंप्लीट होगा, जब उसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ क्या होनी चाहिए, यूनिट, तब वह मैग्नीट्यूड कंप्लीट होगा। तो कोई भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड किससे बनता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि इसे मैंने लिख दिया एन, और यूनिट यानी कि एन यू। तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होता है, एन यू, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट मिलकर क्या बनता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे मैंने बताया जैसे 5 मीटर था, तो ये आपका हो गया किसका, उस लेंथ का मैग्नीट्यूड हो गया। अब मैं अगर लिख देता इसे केवल 5, तो ये कंप्लीट मैग्नीट्यूड नहीं कहलाता, फिर पता नहीं चलता कि भाई इसमें लीटर है कि मीटर है, तो एग्जैक्ट इसकी लोकेशन, इसके बारे में पता नहीं चलता। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए हो, मैग्नीट्यूड में दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट।
और इसके साथ साथ आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी मैग्नीट्यूड, फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वह हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ यूनिट, ठीक है। यह किसी भी टाइप के यूनिट से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है भाई। अगर जैसे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लगा ली मैग्नीट्यूड, तो कुल मिला के ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ यूनिट, ठीक है। चलिए, तो भाई अब जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना, और यहां से मैं अगर बात करूं न्यूमेरिकल वैल्यू की, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को मैंने क्या लिखा है, एन, इसे लिखा है यूनिट, ठीक है ना, और इसे क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट रहने वाला है, इन दोनों के अगर रिलेशन की मैं बात करूं, इन दोनों में रिलेशन, क्योंकि ये कांस्टेंट रहने वाला है, तो जब कोई भी कांस्टेंट रहता है तो क्या जाता है कि प्रोपोर्शनल साइन आएगा, ठीक है। आपको ये चीज पता होंगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/u, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आया है यहाँ पर क्या है ये, ठीक है ना। अगर इसे हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, एन, यानी कि मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/u, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/यूनिट, ठीक है। अगर दो क्वांटिटी के साथ बात करेंगे तो दो क्वांटिटी क्या हो जाएंगे, देखिए ये एन, एन यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1, ये क्या है, एक मैग कांस्टेंट है। अगर दो क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मेनली आपको मैग्नीट्यूड के बारे में याद रखना है क्या, कि मैग्नीट्यूड किससे मिलकर बनता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से। अगर मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में जो रिलेशन आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन आता है, ठीक है। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू कांस्टेंट, इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल हम देखेंगे, ठीक है। तो ये तो चीज होगी, मैग्नीट्यूड बता दिया। अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपके माइंड में आ रहा है कि यूनिट भी लग रहा है, तो यूनिट को भी बता दीजिए, ये क्या होगी यूनिट। चलिए, तो यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट क्या होता है, जैसे आप कहीं किसी सोसाइटी में रह रहे होंगे, ठीक है ना भाई, अलग अलग लोग अलग अलग सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि वहां पर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है कि भाई यहाँ पर रिच पीपल रहेंगे, यानी कि उनका स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि यहाँ रिच पीपल रहेंगे, ठीक है ना, यहाँ पुअर पीपल रहेंगे, गरीब लोग रहेंगे, ठीक है ना, या फिर यहाँ पर हाई क्लास फैमिली रहेंगी, यहाँ मिडिल क्लास फैमिली रहेंगी। यानी कि तीन ब्लॉक बना दिए गए, एक ब्लॉक में बना दिया गया क्या कि हाइयर क्लास फैमिली, बी ब्लॉक में बना दिया मिडिल क्लास फैमिली, सी में बना दिया लोअर क्लास फैमिली, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया कि स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए कि भाई आप लोग इस ब्लॉक में रहोगे, आप लोग इस ब्लॉक में रहोगे, आप इस ब्लॉक में रहोगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो फिजिकल क्वांटिटीज थी, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए भी क्या बनाए गए कि स्टैंडर्ड सेट किए गए, क्योंकि भाई फिजिकल क्वांटिटीज थी। तो अब फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से मेजर किया जाए, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड सेट किए गए कि भाई स्टैंडर्ड ऐसे सेट किए गए कि जैसे अगर हमें डिस्टेंस मेजर करनी है तो डिस्टेंस के लिए हम सेट करते हैं कि भाई डिस्टेंस है क्या है, एक लेंथ है। लेंथ को चलो हम मेजर करेंगे किसमें, मीटर में। तो जो डिस्टेंस थी या जो लेंथ थी उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया क्या, मीटर का। वही बात आई मास, तो मास के लिए क्या स्टैंडर्ड बनाया जाए, तो मास के लिए बना दिया जाएगा कि चलो इसे हम मेजर करेंगे किसमें, किलोग्राम में। तो यूनिट क्या है, यूनिट उन पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड हैं जो उन्हें मेजर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बेटा यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएंगी, यूनिट जैसे कि आप देख पा रहे होगे, यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्टैंडर्ड, इज अ स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। आई होप चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब जो यूनिट होती हैं, जैसा कि आपने अभी देखा था, क्या देखा था कि भाई हमने बात की थी डिपेंडेंसी के बेस पर फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है ना। तो वहां पर जो फिजिकल क्वांटिटी थी मेनली क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। तो वो क्या हो गई, वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब उनके स्टैंडर्ड जो सेट किए गए किसमें मेजर किया जाएगा, तो उनके लिए उनकी यूनिट आई, तो यूनिट को भी इसी तरीके से डिवाइड किया जाएगा कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनके लिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनके स्टैंडर्ड सेट किए गए, ठीक है ना। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी उनके लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे वो फंडामेंटल यूनिट हो जाएंगे। ड्राइव क्वांटिटीज होंगी तो उनके लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे वो ड्राइव यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो यूनिट्स इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स,
फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट एंड सेकंड वन इज ड्राइव यूनिट। ठीक है, तो पहला आप देख रहे हो फंडामेंटल यूनिट बेटा क्या होती है, द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, यानी कि ऐसी यूनिट्स जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए यूज किया जाता है वो क्या कहलाती है, फंडामेंटल यूनिट। वहीं अगर हम बात करेंगे ड्राइव यूनिट की, तो ड्राइव यूनिट क्या होंगी, जब हम बात कर रहे थे ड्राइव क्वांटिटी की तो वो डिपेंड कर रही थी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, तो जो ड्राइव यूनिट होंगी वो भी डिपेंड किस पे करेंगी, फंडामेंटल यूनिट्स पर करेंगे। ठीक है, तो द यूनिट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट है बेटा आपके सामने ये। अब हमने यूनिट्स की बात कर ली। ठीक है, तो यूनिट्स की बात कर ली कि भाई हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं उसमें मीटर में, ठीक है ना, मास को कर रहे हैं उसमें। अब हुआ यह कि अलग अलग कंट्री अलग अलग यूनिट्स मेजर कर रही थी। कोई जैसे कि क्या कहते हैं, कोई लेंथ को मेजर कर रहा था मीटर में, कोई कर रहा था सेंटीमीटर में, कोई कर रहा था फुट में। तो इस तरीके से क्या चीजें आई कि अलग अलग कंट्रियों ने या अलग अलग यूनिट सिस्टम बनाए गए। ठीक है ना, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग यूनिट सिस्टम बनाए गए। ठीक है, तो उनमें मेनली जो फेमस थे, ठीक है ना, जो यूज किए जाते हैं उनके बेस पर मैंने आपको एक चार्ट बना करके दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों तरह से हम देख लेंगे कि भाई हम बात कर लेते हैं किसकी, फंडामेंटल की और ड्राइव। ठीक है, अब जो मेन यूनिट सिस्टम थे, मेन यूनिट सिस्टम जो ज्यादातर प्रचलन में है, ठीक है ना, सीजीएस, एफपीएस एंड एसआई। ठीक है ना, जिसे क्या भी कहते हैं, एमकेएस। तो मेनली ये तीन आपको देखने को मिलते होंगे। ठीक है, एसआई को ही एमकेएस क्यों कहते हैं, या एमकेएस को ही एसआई कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि एमकेएस यूनिट सिस्टम एक ऐसा यूनिट सिस्टम था जिसे ग्लोबली रूप से एक्सेप्टेड किया गया। ठीक है, ग्लोबली रूप से एक्सेप्ट इसलिए किया गया था क्योंकि भाई अब इसमें क्या है कि सीजीएस है, कोई जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि कहीं कोई लेंथ अगर मेजर करनी है तो वो सेंटीमीटर में, कहीं मास कोई मेजर करके दे रहा है ग्राम में, कोई पाउंड में, कोई किलोग्राम में। तो इससे क्या थी, अनसर्टिन, मतलब इससे अनिश्चितता थी, अनसर्टेनिटी थी। एक प्रॉपर वे में कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए क्या किया कि सभी लोगों ने ग्लोबली रूप से एमकेएस को एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि सभी हम इसे एमकेएस को एक स्टैंडर्ड सेट कर। ठीक है, तो इसलिए इसे एमकेएस यूनिट सिस्टम को ही क्या कहते हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट, ऐसा यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो एमकेएस को ऐसा यूनिट सिस्टम इसलिए कहते हैं। ठीक है, तो सीजीएस, एफपीएस और एसआई देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं बात करते देता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी की। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमने मानी थी, ठीक है, देखो सीजीएस ये क्या है, सिस्टम है, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। तो जो ये यूनिट सिस्टम दिए गए थे, यूनिट सिस्टम में मेनली किसे किसे लिया गया था, यूनिट सिस्टम में जो लिया गया है लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम। यूनिट सिस्टम में किसके बेस पर ये यूनिट सिस्टम बनाया गया है, तो ये यूनिट सिस्टम बनाया गया है लेंथ मास टाइम के बेस पर। ठीक है, देखिए तो जो सीजीएस यूनिट सिस्टम है आपका, ये आपके सिस्टम है, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी में भी ये जो ये है, देखो ये आप देख पा रहे हो, आपको मैंने 7 जो लिस्ट बताई थी उनमें है, तो ये फिजिकल वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी। आप नीचे वाली देख पा रहे हो 7 के अलावा है, तो ये कैसी क्वांटिटी होंगी, ड्राइव क्वांटिटी होंगी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है क्या, डिपेंडेंसी के बेस पर फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज के नेम है, यहाँ सिस्टम है। सिस्टम में बता चुका हूँ 3 टाइप का हमें डिस्कस करना है। तो जो सीजीएस यूनिट सिस्टम होता है उसे कहते हैं गॉसियन यूनिट सिस्टम। एमकेएस यूनिट सिस्टम को मैंने बताया ऐसा यूनिट सिस्टम कहते हैं, और जो एफपीएस यूनिट सिस्टम है उसे ब्रिटिश यूनिट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, चलिए, तो जैसे लेंथ है, ठीक है, अगर लेंथ को बात करें तो लेंथ की जो सीजीएस यूनिट होती है, यानी कि लेंथ को सीजीएस में जो हम मेजर करते हैं तो वो सेंटीमीटर में करते हैं। ठीक है, एमकेएस में लेंथ को मेजर करते हैं किस में, मीटर में। लेंथ को एफपीएस सिस्टम में किस में करते हैं, फुट में। ऐसे ही मास को सीजीएस यूनिट सिस्टम में करेंगे ग्राम में, मास को एमकेएस यूनिट सिस्टम में करते हैं किलोग्राम में। ठीक है, और मास को एफपीएस यूनिट सिस्टम करते हैं पाउंड में। ठीक है, इसी तरीके से जो टाइम होता है, तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एस, 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 यानी कि टाइम जो होगा तीनों में सेकंड 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 होगा। तो सी फॉर क्या हो गया, सेंटीमीटर, जी फॉर क्या हो गया, ग्राम,
S4 हो गया सेकंड, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी इस तरीके से बनाएंगे। आपको याद रखना CGS का मतलब क्या होगा, पहला क्या होगा, लेंथ होगी, दूसरा क्या होगा, मास होगा, तीसरा क्या होगा, टाइम होगा। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, FPS फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये यूनिट सिस्टम याद हो जाएंगे। ठीक है, इस अब हम बात कर लेते हैं ड्राइव। ठीक है ना, तो ड्राइव यूनिट सिस्टम की, ड्राइव क्वांटिटीज के लिए यूनिट सिस्टम। तो देखो, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ले लिया है फोर्स। अगर फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स की जो यूनिट होती है CGS, वो होती है डायन। ठीक है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे। ठीक है ना, आगे एक्सप्लेन की जाएगी कि फोर्स की यूनिट किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको और अच्छे से करेंगे। अभी आपको ये समझना है कि फोर्स की CGS यूनिट सिस्टम होगी डायन। किस पे डिपेंड कर रही है ये, किस पे डिपेंड कर रही है ये फंडामेंटल। ठीक है ना, फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड कर रही है। वर्क और एनर्जी की अर्ग, पावर की अर्ग पर सेकंड। ठीक है, वहीं अगर MKS यूनिट सिस्टम में बात करें तो MKS यूनिट सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन, वर्क पावर एनर्जी की जूल, पावर की वाट या जूल पर सेकंड। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। वहीं FPS में हम बात करें, फोर्स की पाउंडल, वर्क या एनर्जी की फुट पाउंडल, पावर की फुट पाउंडल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। बस ये अभी बताया है मैंने किस तरीके सिस्टम है इसका, और डिटेल जब हम डायमेंशन पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, तो और चीजें आपके सामने निकल के आएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये मैंने आपको बताया है कि अभी हमने पता कर लिया। ठीक है ना, क्योंकि मेनली तीन क्वांटिटी, लेंथ मास टाइम के बेस पर हमने MKS CGS और ये FPS यूनिट सिस्टम में आपको फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट बताए। ठीक है, अब जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, तो उनको MKS को बेस मान करके हम यहाँ पर उनके यूनिट्स बताए। तो ये आपकी क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटी, वो एक पूरा चार्ट बता रहा हूँ। जो बेटा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी आपकी, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको याद होनी चाहिए। पहली क्या बताई थी मैंने, लेंथ। दूसरी क्या बताई थी मैंने, मास। तीसरी क्या बताई थी मैंने, टाइम। चौथी मैंने बताई थी आपको इलेक्ट्रिक करंट। पांचवी मैंने बताई थी आपको टेम्परेचर। सिक्स्थ मैंने बताई थी आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सेवंथ मैंने बताई थी आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मैंने हिंदी भी लिख दिया, अगर हिंदी में कोई देखना चाहे तो। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं, जो लेंथ है, लेंथ की यूनिट बेटा क्या होती है, मीटर। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। एम्बाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है, मोल। और लिमिनस इंटेंसिटी की डेंसिटी क्या होती है, यूनिट क्या होती है, कैंडेला। ठीक है, यानी कि ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अगर इनके अलावा कुछ भी पूछेगा, फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी, वो तो सभी क्या होंगी, डिराइव्ड होंगी या फिर सप्लीमेंट्री होंगी। ठीक है, अब इन यूनिट्स को ना सिंबल के थ्रू दिखाया गया है। तो जो आप भाई इतना बड़ा, हम जब न्यूमेरिकल करते हैं सॉल्व, तो वहां पे उसके पीछे क्या लगाते हैं, यूनिट लगाते हैं, क्योंकि पूरा कंप्लीट मैग्नीट्यूड लिखने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का लिखना जरूरी है। ठीक है, तो मीटर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम, सिंबल। किलोग्राम को केजी, टाइम को सेकंड, एम्पियर को ए, केल्विन को के, MOLE को मोल और कैंडला को सीडी। तो ये इनके सिंबल होते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी की। ये तो हमने बात की किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटी मेनली कितनी की, 7। इनके अलावा कुछ एग्जांपल हम लेते हैं किसके, ड्राइव्ड क्वांटिटी के। तो देखो, ड्राइव क्वांटिटी का पहला एग्जांपल लिया क्या, एरिया। एरिया का सिंबल क्या होता है, ए। ठीक है, तो एरिया में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो ब्रीथ भी क्या होती है, ब्रीथ भी लेंथ ही तो होती है भाई। ये सब क्या होती है, चारों तरफ। अब इसे हम क्या कह देते हैं, लेंथ। इसे क्या कह देते हैं, ब्रीथ कह देते हैं। लेकिन ये सब होती तो लेंथ ही है ना, अरे हाँ या ना। और लेंथ को किससे मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ, यहाँ पे ऐसा यूनिट सिस्टम की बात कर रहे हैं हमने। जो यहाँ पे यूनिट सिस्टम लिया है वो ऐसा ही, यानी कि MKS। तो यहाँ पे लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। फिर दूसरी लेंथ की, मीटर। इस तरीके से क्या बनेगा, ये मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट क्या निकल के आई, मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, यानी कि ये होगी अब ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, ड्राइव क्वांटिटी हो रही है, और ये आ रही है आपकी ड्राइव यूनिट निकल के। कैसे निकल के आ रही है, फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस पर। ठीक है,
चलिए, इसी तरीके से ये वॉल्यूम दिया है, इसी तरीके से डेंसिटी, इसी तरीके से आपकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, तो इनकी ये यूनिट आपको निकाल के दिखाएंगे, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट। अब जब हमने बात कर ली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात की थी, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के साथ साथ सप्लीमेंट्री यूनिट भी हमें पता होना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री यूनिट पता होने के लिए देखो, जो प्लेन एंगल मैंने आपको बताया था, तो जो प्लेन एंगल बताया था, प्लेन एंगल की जो होती है, प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन। ठीक है ना। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। ये आपको याद रखना। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो होती हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। और प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। ठीक है। अगर मैं प्लेन एंगल की बात करूं, प्लेन एंगल की अगर मैं बात करूं, तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, अगर मैं प्लेन एंगल को मान लिया थीटा, तो इसका आता है बेटा क्या, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, यानी कि आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है। वही अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें, तो सॉलिड एंगल को अगर मैंने प्लेन एंगल को थीटा माना, तो सॉलिड एंगल को मैं मान लेता हूं क्या, फाई। तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है क्या, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो ये कुछ चीजें इससे संबंधित आपको याद रखनी। ठीक है। चलिए, अब देखो, ये मैंने बताया आपको, इसमें पूरा कंप्लीट चार्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है। यानी कि देखो, ये एसआई यूनिट सिस्टम बताया गया है, एसआई ड्राइव्ड यूनिट, यानी कि ड्राइव्ड यूनिट बताई गई है। और भी देखो, 7 तो जो होंगी वो फंडामेंटल होंगी, उनके अलावा जितनी भी होंगी वो सब ड्राइव्ड होंगी। जैसा कि आपको चार्ट में बताया था मैंने पावर की, तो देखो पावर क्या होती है, पी। इसकी क्या होती है यूनिट, वाट होती है। वाट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। जूल पर सेकंड को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड को किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो देखो, इस तरीके से ड्राइव्ड होती जा रही है। यानी कि पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। यानी कि अगर ऑप्शन में से इनमें से कुछ भी आ जाए तो आप बताएंगे। इन्हें हम ड्राइव करना आपको बताएंगे, किस तरीके ड्राइव करते हैं। फॉर्मूले हमें पता होनी चाहिए, फॉर्मूले के बेस पर। जैसे मैं अगर बात करूं, इसे मैं ड्राइव करके बताता हूं आपको। जैसे पावर है, तो बेटा पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। है ना। पावर इज द रेट, पावर इज द रेट डूइंग वर्क। ठीक है ना। यानी कि पावर वर्क अपॉन टाइम होता है। अब हमें इसका यूनिट नहीं पता है, तो हमें क्या पता होना चाहिए फिर, भाई हमें पता होना चाहिए क्या, अगर केवल हमें इसका यूनिट पता है, ठीक है ना, इसका यूनिट पता है हमें वर्क का, तो वर्क का यूनिट हमें पता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। टाइम का क्या होता है, सेकंड। सपोज दैट नहीं पता है, तो फिर क्या लिखेंगे हम, वर्क को हम लिखेंगे, वर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चलता आएगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इसके टर्म में लिख लेंगे। इसके टर्म में हम कैसे लिखेंगे, कि फोर्स का हमने पढ़ा है यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर अपॉन सेकंड। फिर और हमें डिस्क्राइब करना है, तो और हम डिस्क्राइब कर लेंगे। तो और मैं इसको इस तरीके से यहां लेके आता हूं। ठीक है। तो पावर को, अब देखो फोर्स हमें नहीं पता है, लेकिन फोर्स का हमें एक फॉर्मूला ये पता है, क्या होता है, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और डी लिखेंगे अपॉन टी लिखेंगे। तो यहां से एक हम यूनिट लिख लेंगे। ये सभी किसकी निकल के आ रही है, पावर की। भाई उसमें फॉर्मूले में फॉर्मूला रखते जाओ और आप यूनिट लिखते जाओ। तो ये भी ऐसा यूनिट होगी, ये भी आपकी ऐसा यूनिट होगी, ये भी आपकी ऐसा यूनिट होगी, और जो मैं लिख रहा हूँ ये भी होगी। क्यों, फॉर्मूले को हम खोलते जा रहे हैं और यूनिट को भी खोलते जा रहे हैं, ओपन करते जा रहे हैं। तो ये एम का यानी मास, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक नीचे टाइम है, तो वो हो जाएगी सेकेंड। ऊपर डी, तो मीटर। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। देखो वो दे रहा था, तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे ड्राइव करके दिखा दी। ऐसे ही एनर्जी। ठीक है। तो देखो एनर्जी क्या होती है, देखो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, देखो जो वर्क की होती है वही एनर्जी की यूनिट होती है, क्योंकि वर्क और एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है ना। तो वर्क की जो एनर्जी होगी, वो सॉरी वर्क की जो यूनिट होगी वही एनर्जी की होगी। तो देखो ये हो गई एनर्जी की क्या, जूल। जूल के अलावा क्या हो सकती है, मैंने बताया वर्क की आपको, कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूटन इंटू मीटर भी हो जाएगी, तो न्यूटन इंटू मीटर हो गई। फिर इसे और डिस्क्राइब कर दिया है। तो इस तरीके से इनको खोल खोल करके, ओपन कर करके, ये सारी ड्राइव क्वांटिटीज आपके सामने रिप्रेजेंट की हुई हैं।
तो इनके बेस पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट। तो ठीक है, आज हम लोगों ने यहीं तक किया। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। इसके आगे इसे 2 से 3 पार्ट में हम फर्स्ट यूनिट कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो फीडबैक जरूर दें। ठीक है ना, जिससे आगे भी मैं वीडियो रेगुलर बेस पर अपलोड करता रहूँ। दूसरी बात यह है कि जो मैथमेटिकल टूल्स वाला जो चैप्टर रहता है, ठीक है ना, उसे भी जल्दी करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेटा यह क्लास पसंद आई होगी। बाकी अगर कुछ फीडबैक, कुछ सजेशन अगर आपको देना हो तो जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, टेक केयर।